हेलो डियर स्टूडेंट, हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे थे और ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन होने की एक प्रक्रिया है। और इसमें हमने यहाँ पर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होता है उसके बारे में हमने देखा कौन कौन से डीएनए मॉलिक्यूल्स इसमें काम में आते हैं। तो यहाँ पे डीएनए जो मॉलिक्यूल्स होता है, जिस डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जिस डीएनए स्ट्रैंड से, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स हैं, तो जिस स्ट्रैंड से डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है उसका नाम है टेम्पलेट डीएनए। और इसके रिवर्स जो होता है, जिससे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड्स के नाम से जानते हैं। इसको टेम्पलेट या एंटीसेंस डीएनए या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पर जो आरएनए का जो फॉर्मेशन होगा वो 5 डेज से 3 डेज की तरफ होगा, ठीक है। और जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होगा वो 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन हमेशा आगे इसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे के कप्लीमेंट्री सीक्वेंस के अनुसार ही होते हैं। जैसे यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी है, तो अगर डीएनए में सी है तो आरएनए में जी इसमें अटैच होगा। डीएनए मॉलिक्यूल्स में अगर एडेनिन है तो यहाँ पर ये यूरेसिल होगा, क्योंकि थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है इन केस ऑफ आरएनए। इसी तरीके से यहाँ पर अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन्स होगा, थाइमिन है तो एडेनिन होगा, थाइमिन है तो एडेनिन होगा, एडेनिन है तो यूरेसिल होगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती जाती है और ये 5 डेज to 3 डेज डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज जो हैं, अगर हम इसमें अभी हम प्रोकैरियोटिक जो आरएनए पॉलीमरेज की पहले हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन का काम करता है। पॉलीमराइजेशन मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे से जोड़ने वाले एंजाइम्स को पॉलीमराइज के नाम से जानते हैं। तो आरएनए पॉलीमराइज सिंथेसाइज आरएनए इन डायरेक्शन ऑफ 5 days to 3 days, that means DNA template is read in 3' to 5' direction. Ribonucleotides required ATP, GTP, CTP और UTP। तो ये इसमें होता है। द प्रोकैरियोटिक आरएनए, जो प्रोकैरियोटिक जो आरएनए होता है, प्रोकैरियोटिक जो आरएनए होता है इस मल्टीमेरिक होता है एंजाइम्स, और इसमें कंसिस्टिंग 6 सब यूनिट्स होती है। 2 आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट्स होती है, और बीटा और बीटा डेज सब यूनिट्स होती है, और गामा होती है, और सिग्मा फैक्टर होते हैं इसमें। तो 2 अल्फा यूनिट्स, एक बीटा डेज और एक ओमेगा, ये मिलकर के बनाते हैं इसमें कोर एंजाइम्स। क्या बनाते हैं? कोर एंजाइम्स ये बनाते हैं, कोर एंजाइम। और जब इसमें एक सिग्मा फैक्टर इसमें आकर के जुड़ जाता है तब उसको किस नाम से जानते हैं हम? होलो एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जब भी काम कर पाता है जब ये होलो एंजाइम्स के रूप में रहता है। अलग अलग जो सब यूनिट्स हैं इस आरएनए पॉलीमरेज की, अल्फा, बीटा डेज, ओमेगा और सिग्मा, इन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अल्फा, 2 अल्फा जो सब यूनिट्स होती है ये क्या करती है? डिटरमाइन द डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब। किस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना है उसको ये आइडेंटिफाई करते हैं। बीटा क्या करती है? कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको बीटा करती है। और बीटा डेज क्या करती है? ये बाइंड एंड ओपन डीएनए टेम्पलेट, मतलब अनबाइंडिंग का काम ये करते हैं। क्योंकि जैसा भी आपको पता है डीएनए मॉलिक्यूल्स हाईली कोइल्ड स्टेज में रहता है, तो उसको अनबाइंडिंग होना उसकी जरूरी है, क्योंकि जब तक अनबाइंड नहीं होगा, ओपन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तब तक उसमें एंजाइम्स उसमें काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले उसका अनबाइंडिंग होना जरूरी है, जो बीटा डेज करता है। और ओमेगा के बारे में फंक्शन इसके बारे में प्रिसाइसली नोन नहीं है,
सिग्मा फैक्टर क्या है, ये रिकॉग्नाइज द इनिशिएशन साइट कॉल्ड द प्रोमोटर। प्रोमोटर जो होता है उसको ये आइडेंटिफाई करता है, उससे जाकर के जुड़ता है। जुड़ने के बाद में फिर ये ओपन कॉम्प्लेक्स बनाने में ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और ये जनरली जो सीक्वेंस होती है -10 सीक्वेंस जो होती है उसमें प्रोमोटर रीजन्स में वहाँ पर जाकर के जुड़ता है। उनके बीच में ये एडेनिन और थाइमिन जो रिच जो एरिया है उसको रिकॉग्नाइज करता है। उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ता है, तोड़ने से फिर ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और उसके बाद में सिग्मा फैक्टर पूरे जो आरएनए पॉलीमरेज है कोर एंजाइम से जुड़ करके अलग हो जाता है। देन उसके बाद में आगे का आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आगे बढ़ती है। फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। एक तो क्या क्या करता है, एक तो सर्च एंड बाइंडिंग ऑफ, पहला है सर्च एंड बाइंडिंग ऑफ प्रोमोटर साइट। पहला काम है कि प्रोमोटर साइट को आइडेंटिफाई करना और उससे बाइंड होना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जिस जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसके प्रोमोटर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। जब आइडेंटिफाई हो जाए तब उसके बाद में उसको अनबाइंड ए शॉर्ट स्ट्रेचेज जो डबल हेलिक्स मॉडल, उसको अनबाइंडिंग उसमें होती है। देन उसमें सेलेक्ट करेक्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसमें आरएनए के बीच में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जिससे एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ करके फिर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। देन उसके बाद में टर्मिनेशन सीक्वेंस से उसको रिकॉग्नाइज करना इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और इंटरेक्ट विथ टर्मिनेशन सीक्वेंस मतलब कहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म करना उसको भी ये आइडेंटिफाई करता है आरएनए पॉलीमरेज। एंड इट इज आल्सो इंटरेक्ट विद द एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर प्रोटीन। एक्टिवेटर और रिप्रेसर प्रोटीन जैसा कि आपने पहले भी हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स है उसमें देखा था, कुछ एक्टिवेटर होते हैं जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं, जीन्स की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ जीन्स की एक्टिविटी को घटाने का भी काम करते हैं। तो ये एक्टिवेटर एक्चुअली काम करते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स में, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम करना है वो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू ही हो रहा है। तो अगर एक्टिवेटर है या रिफ्रेशर है प्रोटीन्स तो उनको भी ये आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करके उसी के अकॉर्डिंग आगे काम करता है। प्रोकैरियोट्स में अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो दोनों प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है उसमें हम जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन जो प्रक्रिया है उसको 3 फेजेस में हम उनको डिवाइड करते हैं, 3 स्टेजेस में, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, देन उसके बाद में किस तरह से इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन में क्या है कि डीएनए में कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड्स उसमें जोड़े जाते हैं, तो वो प्रोसेस इलोंगेशन कहलाती है। देन उसके बाद में टर्मिनेशन फेज होती है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है स्टॉप कोडॉन्स की सहायता से कि यहाँ पर आकर के जो आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। देन उसके बाद में उसको डीएनए से आरएनए जो मॉलिक्यूल से जो बना है उसको तोड़ करके अलग करना, ये प्रोसेस कहलाती है टर्मिनेशन फेज। इनिशिएशन एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें इट इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ द आरएनए पीस विद द डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट और सीक्वेंस ऑफ डीएनए, और the sequence of DNA molecule needed for RNA polymerase to bind to the template and accomplish the initiation reaction of defined promoter. Promoter are characteristic sequence of DNA that direct the RNA polymerase to initiate the transcription. तो प्रोमोटर जो होता है एक जीन्स में, जैसा आपने जीन के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि प्रोमोटर होता है उसमें, और प्रोमोटर क्या करता है जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको जोड़ने में सहायता करता है, या आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर है उसको आइडेंटिफाई करके वहीं पर वो जुड़ता है। यूजुअली लोकेटेड ऑन कोडिंग स्ट्रैंड्स
और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रोमोटर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स में सिंपलेस्ट प्रकार के प्रोमोटर्स उसमें पाए जाते हैं और इसमें जनरली 2 प्रकार की सीक्वेंस एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं, जैसा कि हमने जीन्स में भी देखा था। उसमें एक -35 लोकेशंस पे अपस्ट्रीम जो रीजन्स होता है जीन्स का, उसमें एक -35 पे होता है और एक -10 जो रीजन्स होता है वहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वहाँ पर प्रोमोटर में ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जहाँ पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ता है। These are on coding strands indicate the duplication indicate the duplex DNA required for transcription. Changes in only one base pair in promoter region decreases the rate of transcription. मतलब अगर इसमें एक बेस पेयर भी कम हो जाता है तो उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है वो कम हो जाती है, कुछ इसमें यह है। तो ये जैसे हम जीन के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये हमने ये पढ़ा था, इसमें -35 रीजन्स और जो 10 रीजन्स है अपस्ट्रीम एरिया ऑफ जीन्स। तो वहाँ पर जो स्पेशली जो -10 जो रीजन्स होता है उसमें आरएनए पॉलीमरेज आकर के जोड़ता है और उस वहाँ पर 80 रिच रीजन्स होता है। 80 रिच रीजन कौन सा होता है? 80 रिच रीजन्स वो होता है जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। मतलब अगर हम आपको ध्यान हो डीएनए जब स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो डीएनए के स्ट्रक्चर में हम पाते हैं कि एक तो ग्वानिन और साइटोसिन्स के मध्य 3 बॉन्ड्स होते हैं, जबकि एडेनिन और थाइमिन के मध्य सिर्फ 2 बॉन्ड्स होते हैं। तो 2 बॉन्ड्स को तोड़ना ज़्यादा आसान है बजाय 3 बॉन्ड्स को। इसीलिए जो -10 रीजन्स है वहाँ पर 80 रिच रीजन्स होता है, मतलब एडेनिन और थाइमिन ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जो